नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। बात उत्तराखंड की और सबसे पहले जो खबर वो कांग्रेस की सीनियर नेता इंदिरा हृदयेश से जुड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, जिन्होंने साल के पहले दिन एक बड़ा ऐलान किया। इंदिरा ने कहा कि 2021 में राज्य में बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। इंदिरा ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, जो मौका पड़ने पर अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन आज इंदिरा ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि उनकी आज ही बीजेपी के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है, जो कभी भी कांग्रेस में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। इंदिरा ने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में आने को तैयार बैठे हैं। हाईकमान का इशारा मिलते ही इन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया जाएगा। तो 2021 में एक बड़ा भूचाल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ला सकती है, इंदिरा हृदयेश ला सकती हैं, ये दावा उन्होंने किया। एक सीनियर लीडर से बात की है, जिस दिन हमें वो मिल जाएंगे और उनकी ओर से गर्दन हिल जाएगी तो फिर हम देखें कितना बड़ा भूचाल लाते हैं, जिसका आप लोगों को अंदाज भी नहीं है। कि भाजपा गई हैं और भी संगठनों के लोग नहीं, और संगठन है यहाँ कौन सा? यहाँ है ही भाजपा और कांग्रेस का सीधा इलेक्शन। और बताओ कौन सा संगठन? हालांकि बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया इस बयान पर आनी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इंदिरा हृदयेश बुजुर्ग हो चुकी हैं और अब वो कांग्रेस के अंदर अपने ही अस्तित्व के लिए छटपटा रही हैं। और इंदिरा जी हमारी दीदी हैं, एज का प्रभाव रहता भी है। मैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उनको अब भूचाल से किसी चीज से क्या लेना देना। अब तो वो है कि मार्गदर्शन करें सबका, राजनीति में उनके लिए तो सब बराबर है। तो नए साल के आगाज के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीख भी नजदीक आ चुकी है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नए जोश के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में है। आखिर क्या है दोनों ही पार्टियों की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में साल 2021 राजनीतिक दलों की कड़ी परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां इसी साल पूरी होनी है। ऐसे में रणनीतिक लिहाज से ये साल खासा अहम होगा। सत्ता में बैठी बीजेपी ने अभी से बूथ लेवल कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त तैयार कर डाली है, ताकि सत्ता बरकरार रह सके। हर बूथ पे हमारा पन्ना प्रमुख बन जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, मेरा जो है वो पूरी विधानसभाओं का दौरा चल रहा है। अभी मैं 5 विधानसभा करके आया हूँ। एक अभूतपूर्व उत्साह कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। एक तरफ बीजेपी जहां जनता के बीच जाने की प्लानिंग कर चुकी है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस की तैयारियां अभी भी संगठन की बैठक में ही उलझी हुई हैं। कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी अब कुमाऊं मंडल से बैठकों और दौरों की शुरुआत कर धीरे संगठन के पेच कसेंगे। मीटिंग में पूरे कुमाई भर के लोग, पदाधिकारी, प्रमुख लोग आएंगे। कुछ उन्हें कहना होगा, कुछ हम लोग भी उनके बहाने गाइडलाइन देंगे और करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो पुराने 2-2 टर्म एमएलए रहे, पिछली बार नहीं जीते, तो वो इस बार जीतेंगे। राजनीतिक दलों के पास विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाने के लिए अब महज 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में रणनीतिक बैठकें किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम है। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो ये बात तो बीजेपी और कांग्रेस की हुई, जो कि प्रदेश में मुख्य 2 पार्टियां हैं और तीसरी बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में आम आदमी पार्टी और लगातार जोर आजमाइश में अब नजर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बीच सियासी जोर आजमाइश अब अगले दौर में पहुंच गई है। मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है मदन कौशिक को और खुली बहस के लिए निमंत्रण दिया है। सिसोदिया का कहना है कि वो 3 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे। 4 जनवरी को देहरादून में मदन कौशिक को बहस के लिए उन्होंने चुनौती दी है और सिसोदिया ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार के कामों पर बहस 4 जनवरी को देहरादून में होगी तो उत्तराखंड में ही होनी चाहिए, इसलिए 4 जनवरी को वो देहरादून में बहस के लिए मौजूद होंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि 6 जनवरी को मदन कौशिक दिल्ली आ जाए। मैं आमंत्रित करता हूं ताकि दिल्ली की सरकार के कामकाज पर 6 जनवरी को दिल्ली में बहस हो जाए।
और अब आपको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हेल्थ अपडेट दे देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और लगातार स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री की सभी जांच की रिपोर्ट्स सामान्य आई हैं। अगले 1 या 2 दिन में सीएम की दोबारा से कोविड टेस्ट होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स की निगरानी में है। मुख्यमंत्री के फिजिशियन NS बिष्ट का कहना है कि जल्द ही कोविड जांच के बाद सीएम को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इधर कोरोना काल में श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से अच्छी खबर आई है। अस्पताल में भर्ती एक 93 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना पर जीत हासिल की। कोरोना से स्वस्थ होकर के लौटी है ये महिला, अपने घर लौटी। पौड़ी के कंडोलिया रोड निवासी संक्रमित बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के अंदर भी डॉक्टर्स पहले चिंतित थे। हेल्थ टीम ने चुनौती के रूप में इस पूरे केस को लिया। 27 दिनों के इलाज के बाद पूरी तरह से महिला ठीक होकर अपने घर पहुंची। डॉक्टर्स का दावा है कि राज्य में इतनी उम्र में मरीज के ठीक होने का ये पहला मामला है। तो वहीं परिजन इसे नए साल पर डॉक्टर्स का तोहफा बता रहे हैं। 2021 की मेरे परिवार के लिए एक सौगात के रूप में मुझे गिफ्ट मिली है। 60 प्लस या 65 प्लस में जो आ रहे हैं उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कंबाइंड एफर्ट्स जो हम कहेंगे उस एफर्ट्स की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया। तो एक तरफ कोरोना वैक्सीन का ऐलान और दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। पिथौरागढ़ शहर के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहां साल के पहले दिन से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। लगना था, लेकिन ये सभी इलाके वैसे ही नजर आए जैसे आम दिनों में दिखाई देते हैं। ना तो इन इलाकों में व्यापारिक प्रतिष्ठान ही बंद दिखे, ना ही यहाँ पर भीड़ कम थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जरूर की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। असल में बीते रोज शाम को प्रशासन ने शहर के सिलथाम, गांधी चौक और नया बाजार को कंटेनमेंट जोन बताया था, लेकिन व्यापारियों ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया और भरोसा नहीं लिए जाने का आरोप लगाया और लॉकडाउन को तोड़ा है। घोषित किया था, वहां के व्यापारियों के द्वारा ये मांग किया गया है कि हमसे वार्ता नहीं किया गया था। हमें अचानक से इसका जानकारी मिला है। हमसे एक बार अगर वार्ता कर ली जाए तो इसमें हम सही ढंग से बंद को क्रियान्वित कर सकते हैं। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में एक कार खाई में गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में नारायण आश्रम रोड पर यह हादसा हुआ। बताया ये जा रहा है कि कार करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। मरने वाला युवक डेंटल डॉक्टर है। पुलिस ने दोनों शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहाड़ों की राजधानी मसूरी के लिए जल्द ही नेशनल हाईवे पर काम शुरू होगा और वहीं मसूरी में लोगों को जल्द टनल बनने से जाम की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। ये कहना है मसूरी विधायक गणेश जोशी का। साल के पहले दिन गणेश जोशी ने मसूरी से जुड़ने वाले इलाके में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल और रोड का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में रोड और रोपवे के जरिए यात्रियों के लिए यहाँ पर आना जाना आसान हो जाएगा। हम जहाँ पर खड़े हैं इस रोड को हम NH बना रहे हैं और इसको लिंक करने के लिए पुल का शिलान्यास लोकार्पण आज हमने यहाँ पर किया है। लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत के लोकार्पण शिलान्यास मैंने यहाँ पर किए हैं। और साल 2021 में सरकार का फोकस सड़कों पर भी रहेगा और देहरादून से लेकर गैंडसैंड तक सड़कों का जाल बिछाने का काम अंजाम तक पहुंचेगा ताकि आम लोगों का वक्त बचे और यात्रा आसान हो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल्द हर तरफ से हाईवे की कनेक्टिविटी होगी। साल 2021 में जहां दिल्ली देहरादून के बीच 180 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा, वहीं इसी महीने देहरादून हरिद्वार 4 लेन तैयार हो जाएगा। जबकि पांवटा साहिब से देहरादून होते हुए एक हाईवे ऋषिकेश जाएगा जो ऑल वेदर रोड से कनेक्ट होगा। अफसरों का कहना है कि मुख्यमंत्री की प्लानिंग पर लगातार काम चल रहा है। पांवटा साहिब से लेके पांवटा साहिब क्योंकि हिमाचल की तरफ से वो सड़क आती है, उसको 4 लेनिंग के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा किस तरह से भानियावाला से ऋषिकेश भी उसमें जुड़ जाए, क्योंकि वो हाईवे पांवटा साहिब से ऋषिकेश तक के लिए है।
इसी तरह से ऋषिकेश में वो NH 58 से भी जुड़ने की, उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के साथ साथ गर्मियों की राजधानी गैरसैंण तक 4 लेन, ऑल वेदर रोड, रानीखेत से कर्णप्रयाग रोड, अल्मोड़ा से बागेश्वर रोड और मसूरी में टनल का काम भी 2021 में आगे बढ़ेगा। फोकस स्टेट बजट की सड़कों पर भी होगा। डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का है, जिसका एक मकसद चीन बॉर्डर तक अपना दखल बढ़ाना भी है और सरकार को उम्मीद है कि रोड कनेक्टिविटी के लिए जो काम चल रहे हैं उसके अच्छे परिणाम 2021 में देखने को मिलेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो 2021 ये साल प्रदेश के लोगों के लिए भी अहम रहने वाला है और साथ ही बीजेपी कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 2022 की शुरुआत में ही इलेक्शन है। इधर देहरादून से खबर, जहां पर 5 IAS अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। 2005 बैच के 5 अधिकारियों को मिला प्रमोशन। रंजीत कुमार सिन्हा, एसए मुरुगेशन, विनोद प्रसाद रतूड़ी, सुशील कुमार, हरिचंद्र सेमवाल को प्रमोशन मिला है। तो 5 IAS अधिकारी हैं जिन्हें प्रमोशन मिला है। इधर साल के पहले दिन उत्तराखंड कांग्रेस ने रोजगार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अलग अलग भर्ती की बात कह रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और ऐसा ना हो कि भर्ती नियमावली में पेचीदगियां हो और उम्मीदवारों को मुश्किल आए। ऐसे में प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो अलग अलग भर्ती में नियमों को आसान बनाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम पैदा कर रही है। जिस तरीके से जो तमाम भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों की जो नियमावली बना रही है, उन नियमावलियों को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि सरकार की मंशा पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सरकार चाहती है कि ये मामले हाईकोर्ट जाएं, वहाँ उलझ के रह जाएं। चाहूँगा कि कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव में भी जाना है और हमको भी चुनाव में जाना है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जनता को भ्रमित करना उनका एक मकसद है, किंतु भ्रमित होने वाले नहीं है, लोग जान रहे हैं। साल 2021 का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ हरिद्वार में होगा और ऐसे में साल के पहले दिन हरिद्वार को सजाने के लिए पेंट माय सिटी कैंपेन की शुरुआत हुई। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पेंटिंग में कलर भरने के साथ ही इस कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए पूरे हरिद्वार को सजाया जा रहा है और पेंटिंग्स के जरिए दुनिया भर में भारत की पौराणिक संस्कृति का संदेश जाएगा। हरिद्वार में पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर रहे स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी को आज वैदिक विधि विधान के साथ शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम महाराज ने संन्यास की दीक्षा दी। वो अब निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सन्यासी हो गए हैं। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन उन्हें निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, जो अखाड़े का सर्वोच्च पद है। उनका नाम अब कैलाशानंद गिरी होगा। मैं इस पीठ पर अखाड़े की परंपराओं का निर्वहन करता हुआ मैं आजीवन आचार्य पद पर नियुक्त रहूंगा और यह पीठ आचार्य परंपराओं के अनुसार निरंजनी अखाड़ा इस पीठ का संचालन और नेतृत्व करेगा। इधर राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद देश भर में सहयोग निधि अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बताया कि 15 जनवरी से 27 फरवरी तक यह अभियान चलेगा, जिसमें उत्तराखंड में भी 24 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में विहिप के साथ ही करीब 23 सहयोगी संगठन भी जुटेंगे। तिवारी के मुताबिक पूरा मंदिर पत्थरों का होगा और इसमें कहीं भी लोहे सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। उत्तराखंड में जो हमने तय किया है वो 14,526 गांवों तक हम पहुंचेंगे और इसमें से 73 नगर जो हैं उनको और जोड़ेंगे। जहां तक परिवारों की बात है तो 24 लाख परिवार को हम संपर्क करेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी। हल्द्वानी में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भगत ने 2021 में देश के कोरोना मुक्त होने की कामना की। साथ ही प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने कामना की। मैं अपने देश और प्रदेशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं ये नया वर्ष उनके लिए जीवन में खुशी लाएगा, उनकी तरक्की करेगा और धन धान्य से वो भरपूर होंगे, स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
और इधर नए साल के पहले दिन मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान कुछ दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी अशोक कुमार ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और डीजीपी के साथ पुलिस के दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तरकाशी से बेहद शानदार तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों के साथ नए साल का जश्न मनाया। जिला हॉस्पिटल उत्तरकाशी में डॉक्टर्स और उनकी टीम ने कोरोना मरीजों के बीच जाकर केक काटा। मरीजों को भी नए साल का केक खिलाया गया और कोरोना मरीजों के जल्द स्वस्थ होने को लेकर कामना की गई। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक जिला हॉस्पिटल में कोरोना का पूरा इलाज हो रहा है और इसलिए यहां पर आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। उधर खटीमा में पूर्व सैनिकों ने 18वीं और 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कुमाऊं आर्मी 18वीं रेजिमेंट के जहां 45 साल पूरे हुए हैं, वहीं पर 20वीं रेजिमेंट के 41 साल पूरे हो गए। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने देश की सरहद पर अपने युद्धों की स्मृतियां साझा की। वहीं देश के सैनिक होने पर गर्व महसूस किया। तो पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में पहुंचे खटीमा विधायक पुष्कर धामी ने सैनिकों को देश का गौरव बताया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।